ऊपर नहीं, मेरे को नीचे जाना चाहिए क्योंकि नीचे साइड हेडिंग है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ऑफ अ सिस्टम, और ऊपर यही पिक्चर है बस और कुछ नहीं। तो ये हो गया था, आई रिमेम्बर। ये वाला पार्ट स्टार्ट करने वाला। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसी के अंदर वो चीज लिखी हुई है जो ऊपर वाला जो किया है ना पार्ट। बोल रहा है कि प्रीवियस डिस्कशन में हमने क्या देखा कि इंटरनल ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। शुरुआत में हमने क्या देखा कि किस तरह से जो इंटरनल एनर्जी है ना वो किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो रही है, इसकी स्टडी की। और सेकंड कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है सिस्टम से एनवायरनमेंट में, बराबर, इसकी स्टडी करने का। तो इसके लिए यहाँ पर कौन सी एग्जाम्पल ली है, पिस्टन का एग्जाम्पल लिया। तो पिस्टन में पहले पिस्टन ये दो केस दिए और दोनों केस के अपोजिट भी पार्ट दिखाए गए। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द केस पर हम लोग को पता है टीएस और टी का मतलब क्या है। हाँ कुलसुम, फरहान पता है ना, टीएस बोले तो सिस्टम का टेम्परेचर, यहाँ पे सिस्टम कौन है, और ई यहाँ पे मतलब सिस्टम इन्वायरमेंट। गैस है। तो एक चीज ना हाँ हमेशा याद रखना, जो सिस्टम होगा ना वो हमारा इंटरनल एनर्जी होगा, समझ गए, और बाहरी जो होगा वो रहेगा अपना एनवायरमेंट, वो मतलब नहीं। सर, और रिकॉर्ड नहीं कर पिस्टन रहे लेक्चर? किया ना, स्टार्ट किया है मैंने रिकॉर्ड, मैं जोन से ही रिकॉर्ड कर। अच्छा। और जो पिस्टन है ना, पिस्टन हमेशा वर्क करेगा क्योंकि वो इन आउट होगा ना। तो किसी भी पिस्टन को इन या आउट करने पे, अंदर बाहर करने के लिए हमें काम की जरूरत होती है, फोर्स लगाना पड़ता है, तो वो इज अ फॉर्म ऑफ वर्क होता है। तो कभी भी गैस के सिस्टम की एनर्जी की बात करेंगे तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें, यू से। यू मतलब इंटरनल एनर्जी। और पिस्टन की अगर बात करते हैं काम की तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वर्क। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो इस केस के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि शुरुआत यहाँ से हो रही है, इधर से, ये नीचे वाले केस से, ये स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा कंटेनर है, एक पिस्टन है, बाइक का पिस्टन, कार का कोई भी हो सकता है, इंजन है, उसके अंदर पिस्टन लगा होता है, उस कंटेनर के अंदर गैस है, ये डॉट्स ना गैस। तो ये गैस ही मेरा सिस्टम है। अब मैं इसको बाहर से हीट कर रहा हूँ, बाहर से हीट कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि मेरा एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है और सिस्टम का टेम्परेचर कम है, बरोबर ना। अब क्या होगा इस केस के अंदर, तुम लोग अगर फाइनल कंडीशन में आते हो तो फाइनल और इनिशियल में फर्क क्या है, टेम्परेचर का। पहले टेम्परेचर 100 था और फाइनल में वही टेम्परेचर 200 हो गया। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा। क्या पिस्टन का मोशन तुमको दिख रहा है क्या दोनों केस में, नहीं, पिस्टन तो अपनी तरफ अपनी जगह पे ही है। इसका मतलब क्या है कि जो गैस है ना इस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, यानी यहाँ पर सिस्टम सिर्फ अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, सिर्फ टेक इन ले रहा है, सिर्फ एब्जॉर्ब करते जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें सिस्टम गैस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उस वक्त उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, ऑफकोर्स ज्यादा ही रहेगी ना, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन पॉजिटिव वैल्यू होगी। नहीं, यहाँ पर सिस्टम जो है वो हाई रहेगा, सिस्टम की एनर्जी ज्यादा रहेगी क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है। एक बार एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो एनर्जी को यूज भी कर सकता है। समझ में आया, ये वाला पार्ट क्लियर है। अब हम लोग को एक चीज तो पता है, इसका उल्टा भी होगा। कब तक सिस्टम कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक लिमिट ऐसी आएगी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जब मैं इसको हटा दूंगा बर्नर को, क्या करेगा, वही गैस उस एनर्जी को यूज करेगा और इस पिस्टन को पुश करना शुरू करेगा। अगर अगर गैस इस पिस्टन को पुश करती है, उस वक्त सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। क्यों, अरे सारी बात, तुम काम करोगे तो तुम थकोगे कि नहीं, बरोबर थकोगे ना। तो थकने का मतलब क्या, तुम्हारी एनर्जी कम हो रही है क्योंकि तुम अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हो, तो यू आर लूजिंग योर एनर्जी। तो ऐसे केस में क्या होगा, लेस देन जीरो, इसका नेगेटिव आएगी वैल्यू क्योंकि एनर्जी कम हो रही है। तो पॉजिटिव वर्ड एनर्जी को बढ़ने के लिए यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और नेगेटिव वर्ड एनर्जी घटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया दोनों केस। अब वो जो केस मैंने तुमको बताया वही केस है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड में, टी इज ग्रेटर देन टी एस। अगर इसका उल्टा हो जाए तो एनर्जी लूज होगी, देखो तो सारी चीज लिखी है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में भी दो बिहेवियर देखिए। इस केस में क्या करो, तुम हीटिंग वीटिंग मत करो। इस केस में अपन मेहनत करते, थोड़ा फोर्स लगाते, इस तरह से फोर्स लगाते। अब फोर्स लगाने पे क्या होगा, अगर किसी गैस में तुम फोर्स लगाओगे तो कंप्रेस होगी, बराबर। पर तुम इस फोर्स लगाने पर पिस्टन से क्या करें, मैंने बताया था, पिस्टन से हमेशा काम होगा और गैस से हमेशा एनर्जी बनेगी, या तो वो एनर्जी बढ़ेगी या तो घटेगी। समझ में आया ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर हम सिस्टम से काम करें फोर्स अप्लाई करके, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही होता है ना। तो फोर्स लगाना और फोर्स लगाना, पिस्टन अपना डिस्टेंस चेंज करेगा तो क्या हैपन हुआ, वर्क हुआ। पर मैंने एक और चीज बताया था
कोई भी चीज में जब वर्क होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, बताया था कि नहीं? ये वाला पार्ट मैंने हाँ, बोला था ना, जैसे कोई बंदा भागता है, जॉगिंग करता है, तो जॉगिंग करने के गर्म बाद हो क्या जाता है होता वो। है, उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो सेम यही चीज यहाँ पे होगी, जब पिस्टन को अंदर करेंगे ना, तो इस अंदर करने पर ये जो गैस के पार्टिकल है, ये वर्क होने की वजह से यहाँ हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट को क्या करेंगे, ये जो सिस्टम गैस है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ हाँ, पर वर्क बेस पर यहाँ के गैस ने अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब जाहिर ही बात है, अगर कोई सिस्टम है, ये गैस की बात हो रही है यहाँ पे, सिस्टम मतलब गैस, कोई भी चीज जिसकी स्टडी कर रहे हैं, अगर वो चीज को एब्जॉर्ब करता है तो जाहिर बात है एक लिमिट के बाद क्या करेगा, अब वो उसमें वो एनर्जी आ गई है, इतनी कैपेबिलिटी, ताकत आ गई है, अब उल्टा होगा। अब यही गैस पार्टिकल इस पिस्टन को पुल करेंगे, क्योंकि उनके पास ताकत आ गई ना, एनर्जी है। जब ये पुल करेंगे तो ये पिस्टन पुश होके पीछे की तरफ बढ़ेगा, लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी लूज होगी, बरोबर ना? तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, एनर्जी बढ़ रही थी, तो वर्क क्या, पिस्टन के बेस पे वर्क हो रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि पिस्टन काम कर रहा है ना, तो पिस्टन थकेगा, तो पिस्टन के बेस पे वर्क क्या हुआ, नेगेटिव। आप यहाँ पर कौन काम कर रहा है, गैस काम कर रही है, गैस पुश कर रही है पिस्टन को, तो गैस के बेस पर वर्क क्या रहेगा, गैस के बेस पर वर्क क्या रहेगा, गैस के बेस पे नेगेटिव रहेगा, पर पिस्टन के बेस पे वही वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? उल्टा, हाँ। हमेशा वर्क और इंटरनल एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। सिस्टम गैस गैस के तौर पे सही बात हो रही है, लेकिन उल्टा देखे तो केस अलग है। समझा कुलसुम? कोई डाउट आया क्या इसमें, इस कॉन्सेप्ट में किसी को? नो सर। पक्का ना? ओके, यहाँ पर देखो वही केस है कि इन दिस केस वी नो दैट द पिस्टन डज सम वर्क ऑन द गैस मूविंग इट थ्रू सम डिस्टेंस, है ना? तो गेन एनर्जी करेगा, इंक्रीज टेम्परेचर होगा, वगैरह वगैरह जो भी है। यूज योर ब्रेन, क्या बोल रहा है, व्हाई देयर इज अ चेंज इन एनर्जी ऑफ अ गैस व्हेन इट्स वॉल्यूम चेंज। ऑफ कोर्स यार, कोई चीज का वॉल्यूम बदलने का मतलब सर क्या है कि उसके कंप्रेस हो वर्क जाएगा ना हो रहा वो, है, वर्क होने पर उसकी एनर्जी बढ़ेगी है गैस ना? कंप्रेस हो जाएगा और गर्म हो यस, जाएगा वो। आई होप तुम लोग अब समझ में आने लगे क्वेश्चन, हाँ, करेक्ट? अब इस केस में हम लोगों ने क्या समझा कि हम किसी सिस्टम को दो तरीके से उसकी इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं या रिलीज करा सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, या तो हीटिंग के जरिए या तो वर्क के जरिए, और दोनों केस हम लोगों ने देखा, बरोबर? अब ये जो दो केस देखे ना अपन ने यहाँ पे, इसी केस को और स्टडी करें। अब हम लोग को पता चल गया कि हीटिंग के जरिए भी पिस्टन को आप मोशन कर सकते हैं और वर्क के जरिए भी पिस्टन को मोशन किया जा सकता है, दोनों तरीका है, बरोबर? तो ये दो तरीके हैं जिससे हम लोग किसी चीज में बदलाव ला सकते हैं, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखा, हम लोग एक रिलेशनशिप पता चला। क्या रिलेशनशिप पता चला कि इंटरनल एनर्जी का लेना देना हीट से तो है ही है, बरोबर? अगर तुम किसी चीज में हीट बढ़ाते हो तो वही इंटरनल एनर्जी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी हीट बढ़ाने पर इंटरनल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन पावर भी बढ़ेगा, यानी क्यू बढ़ेगा तो डेल्टा यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी दोनों बराबर हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ इंटरनल एनर्जी और हीट जिसका सिंबल है क्यू, इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे, करेक्ट ना? अब आते हैं वर्क डन का रिलेशन। क्या इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम का रिलेशन है वर्क डन से? है, पर अपोजिट है। अगर तुम्हारे सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है पर उस बेस पर जो वर्क होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि जब किसी सिस्टम को एनर्जी देने के लिए जो दूसरा बंदा है उसको अपना वर्क नेगेटिव करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। पुराने जमाने में क्या होता था, जो राजा उधर बैठे रहते थे और मजदूर काम करते थे, बरोबर? तो राजा कैसा है, राजा अगर बैठा है तो उसकी एनर्जी कैसे रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी, एब्जॉर्ब करता जाएगा, और जो लोग मेहनत करे काम करे उनकी एनर्जी क्या होगी, निगेटिव होगी। समझ में आया? इसको उल्टा भी कर सकते हैं। कब एनर्जी निगेटिव होगी, जब राजा काम करेगा और मजदूर बैठे रहेंगे। समझ में आया? तो राजा अगर हाँ, काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी लूज होगी और मजदूरों की एनर्जी गेन होगी। तो इसको पॉलिटिशियन से कंपेयर करें तो अगर पॉलिटिशियन काम करेगा तो वो काम उसके हिसाब से तो वो एनर्जी लूज हो रही है, पर लोगों के लिए वो काम भले का रहेगा, उनके लिए वो पॉजिटिव वर्क होगा, बरोबर? और अगर मजदूर लोग काम करेंगे, बरोबर, पॉलिटिशियन बैठा है वो सिर्फ नोट खा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारा जो मेहनत है, जो टैक्स भर रहे हैं, नेगेटिव वो में जो काम जाएगा। है वो नेगेटिव जाएगा। और सच्चाई तो यही है, ऊपर वाला ही केस होता रहता है हमारे साथ। हाँ, तो यहाँ पर भी हम इस केस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है? और ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को ही थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ बोलते हैं, कि थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ इसी केस पे बना है। और थर्मोडायनेमिक लॉ क्या बोलता है कि हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क, इन दोनों का आपस में रिलेशन है।
अगर तुम इस रिलेशन के बेस पे कोई इक्वेशन बनाते हो तो इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क। समझ में आया? अब जरा इक्वेशन देख लेते, वापस जब लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि बार बार पिस्टन का एग्जांपल क्यों आता है, तो पिस्टन का एग्जांपल इसलिए आता है कि ये जो लॉ बना था ये 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में बना था, और उस वक्त सबसे पहली जो मशीन थी वो स्टीम इंजन ही था, वो लोकल था ना, धुएं वाला इंजन जो धुआं उड़ाते चलता था। तो उसमें ना एक बड़ा सा पिस्टन लगा रहता था। वो पिस्टन क्या करता था, पानी को इतना जोर से मारता था कि पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता, और उस भाप से वो पिस्टन चलता था। इसलिए हर जगह पर पिस्टन के एग्जांपल लेते हैं। सेकंड चीज ये भी याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग जो भी केसेस देख रहे हैं वो आइडियल स्टडी के बेस पे देख रहे हैं। आइडियल गैस का मतलब क्या होता है, हम सभी गैस का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है ना, देखो एक्सेप्शन तो आएंगे ही आएंगे, हर एक गैस एक जैसा बिहेवियर नहीं देता है। कुछ गैस का बिहेवियर बहुत अलग होता है, पर ज्यादातर गैसेस का बिहेवियर एक जैसा ही होता है, बरोबर ना। तो हम उस गैसेस को देख रहे हैं जिनका मैक्सिमम बिहेवियर एक जैसा होता है, उनके बेस पर हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे बोल रहे कि मान लो अपने पास एक पिस्टन है जो फ्रिक्शन लेस है, मूवेबल पिस्टन, मतलब लेफ्ट राइट आसानी से हो सकता है। इस केस में पिस्टन का ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो ये बता रहा है कि यहाँ पर सिस्टम यानी गैस है वो अपनी तरफ से पुशिंग कर रहा है, बरोबर। पुशिंग करेगा तो मान लो पहला वॉल्यूम हाई है, फाइनल वॉल्यूम कुछ ना कुछ आएगा, बरोबर। दूसरा चीज ये भी समझ में आ रहा है कि अगर सिस्टम अपनी तरफ से एनर्जी लगाता है तो ऐसे बेस पर एक्सपांशन होगा, जो पिस्टन है वो फैलेगा, ज्यादा जगह देगा सिस्टम ऑफ गैस को। पर एक और प्रॉब्लम क्या होगा, अगर सिस्टम काम करता है तो सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम की जो वैल्यू है, सिस्टम की एनर्जी लूज होगी, पर लोगों के लिए वही वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव साबित होगा, बराबर। पिस्टन के बेस पे वर्क डन पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन कुछ नहीं कर रहा है, गैस है जो पिस्टन को मूव कर रही है। ये केस समझ में आया तुमको? तो इस बेस पे वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है कि नहीं? वॉल्यूम छोड़ो, एरिया में भी बदलाव आएगा कि नहीं? क्योंकि एरिया कैसे? ऑफकोर्स देखो, वॉल्यूम चेंज होगा तो डिस्टेंस चेंज होगा, हाँ वॉल्यूम तो होगा, है ना। और डिस्टेंस के साथ साथ एरिया भी तो है। एरिया क्या है, वो जो पूरा वॉल्यूम है उसी को तो मैं एरिया बोल रहा हूँ, बरोबर ना। तो डिस्टेंस और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ही तो होता है, या इसको साथ उल्टा में बोल दो, रहते हैं। हाँ डिस्टेंस इनटू एरिया क्या है, वॉल्यूम है, बरोबर। ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूँ, ये अलग से हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट केस समझ में आया, अब सेकंड केस देखते हैं, इसका उल्टा करते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में पिस्टन है जो पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ये वर्क कर रहा था, इसका वर्क नेगेटिव, पर सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव, बरोबर। क्योंकि सर यहाँ मतलब सिस्टम, इसमें जो वर्क कर रहा है उसका नेगेटिव आएगा, हाँ क्योंकि ये जब वर्क करेगा तो और उसकी एनर्जी जो गेन कर वर्क, रहा है, जो एनर्जी गेन कर रहा है उसका हाँ पॉजिटिव आएगा। अगर सिस्टम के, या इसको ऐसे भी ट्रिक से समझ सकते हो, अगर गैस की एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो वर्क हमेशा उसका नेगेटिव रहेगी। समझ में आया? अब हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पहला जो केस देखे थे ना, पहले केस में क्या देख रहे हैं, जो गैस है वो अपनी तरफ से एनर्जी लगा रहे, तो पिस्टन का एरिया बोले तो पूरा इसके अंदर एरिया ही होगा ना। तो ये जो एरिया है वो वॉल्यूम पहले यहाँ था मान लो, अब इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, अब वॉल्यूम यहाँ पर पहुंचा। मान लेते स्टार्टिंग वॉल्यूम आई है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम पीएफ है, फाइनल वॉल्यूम, बरोबर। अब ये फॉर्मूला कैसा है, तो हम लोग को पहले से पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ए को लेफ्ट साइड लेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। समझ में ये कैसा है, तो ये फॉर्मूले के जरिए मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे ये गैस फोर्स लगा रही, फोर्स लगाना मतलब कैसे ही प्रेशर लगा रही इस पिस्टन पे, और कैसे इसका एरिया बदल रही है, पिस्टन को पीछे कर करके एरिया बढ़ा रही है। तो ये केस में क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है गैस का। अब अपने को वर्क डन पता करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस स्मॉल है, देखो यहाँ खुद ही लिखा हुआ है dx मतलब, तो वर्क डन भी स्मॉल रहेगा, बरोबर ना, dw। अब मुझे देखो फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। तो मैं क्या करूंगा, फोर्स की जगह पर ले लूंगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx, ये मेरा dw। अब मुझे पता है एरिया इनटू dx क्या है, एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा पी dv। अब तो लोग समझा कैसे आया ये dw इक्वल पी dv, तो कितना सारा छुपा दिया था इसने ये पार्ट को। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस केस को देखो नीचे वापस से लिखा हुआ है, पर एक प्रॉब्लम आ गया है, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो मुझे दोनों इस्तेमाल करने,
पर ऐसे केस के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा जब दो चीज को V2 एक साथ माइनस दिखाना V1। है? इंटीग्रेशन इस्तेमाल अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं इंटीग्रेशन में लिखूंगा वी आई एंड वी एफ, यानी मेरे पास दो चेंज इन वॉल्यूम है, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। अब मैं इस बीबी की जगह पर लिख दूंगा वो दोनों वॉल्यूम और इंटीग्रेशन साइन हटा दूंगा, वी एफ माइनस। सर, इंटीग्रेशन डालना जरूरी है क्योंकि डीवी पता है चेंज इन वॉल्यूम होता है, तो V2 हाँ माइनस डालना V1 ही जरूरी होता है, है वो। डालना जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मूला लेकिन अप्लाई सर करते हैं। ये तो लॉजिक है ना कि डीवी मतलब V2 माइनस चेंज V1 इन हुआ। वॉल्यूम, हाँ लेकिन हाँ हाँ वो तो बरोबर बोल रहे हैं, फिर भी अप्लाई किया इंटीग्रेशन। क्या वो मैथ्स का है ना, तो मैं थोड़ा नहीं ठीक बोल है। सकता हूँ। पर जब दो रिलेशन की स्टडी करते हैं ना, देखो एक चीज मैं समझाता हूँ, शायद तो उससे समझे। देखो अगर पिस्टन स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब पिस्टन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, बरोबर। हम्म। तो तुमको पता है ये इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट कब पढ़ते हैं? जब कोई चीज इनिशियल से फाइनल जा रही है पर धीरे धीरे जा रही है ऐसे ऐसे। तो छोटा हाँ, छोटा डिस्टेंस का जब छोटा स्टडी छोटा करते हैं करके तो उसको फिर इंटीग्रेशन क्लास की में स्टडी ऐड कर। करना पड़ता है, हाँ। हाँ। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि हम लोग हर एक पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, छोटे छोटे जो चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन लगाया। बस ये है और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में डी डब्ल्यू क्या हो जाता है, डब्ल्यू हो जाता है, बरोबर। तो नाउ वी नो दैट द इंटरनल एनर्जी, ये क्या लिखा है छोड़ो, मैं डायरेक्ट ऊपर आ जाता हूँ। ये इक्वेशन समझ में आया? इस इक्वेशन के हाँ। जरिए हम लोग वर्क डन पता कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम बेस पर, किसी भी पिस्टन में हो रहा, चाहे एक्सपांशन में हो रहा है या कंप्रेशन में हो रहा है। अब यहाँ से भी हम लोग को क्या समझ में आया, देर इज सम रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड हीट। सेकंड क्या समझ में आया, अगर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस केस में तो कंफर्म है। इस बेस पर अगर मैं देखूं तो इंटरनल एनर्जी का दोनों से रिलेशन है, हीट से भी और वर्क से भी। क्यू कहाँ से आया? पॉजिटिव है, हाँ। क्यू का क्यू कहाँ मतलब से हीट आया? होता है, फिर भी यहाँ से हीट, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो हीट भी बढ़ेगी, बरोबर ना। अरे सर वो सिस्टम के पास माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन है या माइनस हो रहा है वो? किधर पे, नीचे, यहाँ पे, ये नीचे में। इधर नीचे के नीचे। इधर। अच्छा ये हाँ माइनस वो। है, मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है। मतलब डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू है। मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो क्यू के तो बराबर है ही, पर वर्क डन के बराबर है, पर निगेटिवली है बराबर। मतलब अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क डन कम होगा, ऐसे बेस पर। समझ में आया? वो जो हम्म। रिलेशन बताया था ना स्टार्टिंग में, वही है। बस इसमें एक साथ तीनों को एक साथ देख रहे हैं। इसी को फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। समझ गए? हम्म। आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो नीचे अलग स्टाइल से लिखो, क्यू को यही रखो, डब्ल्यू को इधर लिखो। तो बहुत सारे वेरिएशन बना सकते हैं, हम लोग इस पे ध्यान देंगे, इस वेरिएशन। समझ गए? और इस वेरिएशन के बेस पे हम लोग समझते हैं। फर्स्ट केस, वही जो पुरानी केस है ना, वापस उठा रहे हैं। यहाँ से नहीं चालू हो रहा है, नीचे से चालू हो रहा है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि मान लो मैंने एक सिस्टम है मेरे पास, मान लो मेरे पास एक रोटी है, उस रोटी के तवे में रखता हूँ और गर्म करता हूँ, मान लो 200 जूल की हीट दे रहा है, ठीक है। अब तुम्हें पता है रोटी गर्म होती है तो उसमें से हीट रिलीज होती है। तो मान लो जो हीट रिलीज हो रही है ना, जो वर्क कर रहा है ये सिस्टम, जो हीट रिलीज करके, मान लो वो सिर्फ 100 जूल का था, बरोबर। तो तुम देख सकते हो हीट ज्यादा है और काम कम है सिस्टम का। मतलब सिस्टम जो अपनी हीट एब्जॉर्ब की है ना, उसको कम रिलीज कर रही है। अब मेरे को देखना है कि सिस्टम के बेस पर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है या निगेटिव। तो क्या करने का फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू। है ना। क्यू कितना है, क्यू माइनस 200, पॉजिटिव आया। और डब्ल्यू कितना है, 100। तो आंसर सर 100 आ यू रहा है, का क्या मतलब मतलब था? पॉजिटिव। क्यू का मतलब हीट, यू यू यू। यू मतलब इंटरनल एनर्जी, हाँ। ठीक है। तो इस बेस में मैं बोल सकता हूँ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, बरोबर। पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जीरो नहीं है, जीरो से बड़ी है, और जीरो से बड़े सारे नंबर पॉजिटिव नंबर हो, करेक्ट। हाँ। और सेकंड केस देखिए, सेकंड केस बहुत वाहियत तरीके से यहाँ पे दिया है, तो मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ। मान लेते इस केस में क्या हो रहा है, आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, वो मान लो 100 कर रहे हो, ठीक है। और ये जो सिस्टम है वो जो एनर्जी लूज कर रहा है वो 200 की कर रहा है मान लो। फिर वो जो वर्क कर रहा है ना सिस्टम, ये ज्यादा का कर रहा है। मैं एरो चेंज कर देता हूँ, देखो दोनों एरो को मैंने उल्टा कर दिया, बरोबर। इस बेस पे हाँ। सिखा रहा हूँ। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यू की वैल्यू क्या रहेगी मेरी 100, और वर्क कितना हो रहा है, उससे भी दुगना हो रहा है। मतलब जितना आ नहीं रहा उससे ज्यादा तो मैं रिलीज कर रहा हूँ। तो उस बेस पे मेरा इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, बरोबर। नेगेटिव वैल्यू जीरो के बाद ही आती है, इसलिए लेस देन जीरो, डेल्टा यू लेस देन। समझा ये वाला केस? मैंने इसी हाँ। को उल्टा कर दिया केस को। अब लास्ट केस,
लास्ट केस में क्या देख रहे हैं कि सिस्टम जितनी एनर्जी ले रहा है या बाहर दे रहा है उतना ही वर्क से वो एनर्जी को ले भी रहा है अंदर, बरोबर। यानी 200 अगर हीट रिलीज कर रहा है तो 200 वर्क के जरिए वो हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना ही एनर्जी गेन हो रही है, बरोबर। ऐसा कब होता है, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट कुलसुम? अब यहाँ Yes, पर sir. मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, अगर बराबर है तो इसको इक्विलिब्रियम बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ तो देखो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट आया कि नहीं यहाँ पर, कि हाँ जितनी आ रही जितनी जा रही है तो ये इक्विलिब्रियम हुआ। यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, बराबर है, हर चीज हो रही है। तो तुम लोग को समझ में आ रहा है, फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी है, पर कौन सी एनर्जी बेस पर है, जहाँ पर एनर्जी कांस्टेंट होती है। ये जो थर्ड केस है ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को दर्शा रहा है। समझ में आ गया? माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी, मतलब हम लोग यहाँ पे पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, जैसे उसको माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो तुम्हें बहुत सारी जगह पे माइक्रोस्कोपिक वर्ड आएगा, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे सही से लिखा नहीं है फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे वही ब्ला लिखा है, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था मैंने समझा दिया, उसी बेस में यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज लिखी है, देखो क्या लिखा हुआ है, द इंटरनल एनर्जी नहीं आ, द सिस्टम एंड वर्क कैन बी, नहीं आ गया। बोल रहे कि जो सिस्टम वर्क है ना वो मेजरेबल क्वांटिटी। इन फिजिक्स वी जनरली डिस्कस वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ गैस व्हेन हीट इज एडेड टू, है ना, ये तो मैं अपन ने पढ़ लिया, ये तो हम जानते हैं। पर ये सारी चीज के अंदर मेजरेबल क्वांटिटी है कि नहीं, हम मेजर कर सकते हैं चेंजेस को, और उसके लिए हम लोग ने अलग से फॉर्मूला भी बना लिया था, W इज इक्वल टू PD, यहाँ न्यूमेरिकल भी दिया उसी के बेस पे। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। पहले समझते हैं स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट का मतलब होता है फिजिकल स्टेट, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, समझ गए। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज। थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है ऐसा कोई प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में बदलाव होता है, समझे। अब यहाँ पर आते एक और केस पढ़ते हैं। स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो किसी भी केस में तुम लोग ऑब्जर्व करो, किसी भी केस में अगर प्रेशर और वॉल्यूम बदलता है, कभी भी देखना दो केस अगर सेम है तो, सॉरी, दो केस अगर चेंज हो रहे हैं किसी चीज में तो एक प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर प्रेशर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ये केस तुमको हमेशा दिखाई देगा, समझ में आया? इसी को बोलते हैं थर्मल स्टेट वेरिएबल, अंडरस्टूड? तो बोला थर्मल कोई चेंज के बारे में नहीं पढ़ते, हमें ये देखते कोई चीज कैसे इनिशियल से फाइनल स्टेज में बदलाव कर रही है, और उस बदलाव में क्या एनर्जी रिलीज होती है या लूज होती है, वो सारी चीज की स्टडी करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऊपर देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है सिस्टम वेरिएबल। तो सिस्टम वेरिएबल क्या होता है, तो शायद बोल रहा है कि इट इज एनी मेजरेबल और ऑब्जर्व प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन इक्विलिब्रियम। यहाँ तो कोई मतलब नहीं लग रहा है। अब प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड स्टेट वेरिएबल, ये भी कोई वर्ड नहीं लग रहा है मुझे, लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा। एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, अरे ये तो वही चीज बता रहा है। सिस्टम वेरिएबल किसको बोलते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास। देखो वही लिखा है कि नहीं, डेंसिटी। डेंसिटी लिखने की जरूरत नहीं, हाँ क्योंकि तो सर मास और वॉल्यूम इसका दोनों मतलब आ क्या हो, मतलब क्या करेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, सिस्टम वेरिएबल का मास? मतलब क्या होता है कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो प्रोसेस है, जैसे पिस्टन का अप जाना, डाउन जाना, एनर्जी का बदलना, ये सारी चीजें ना तीन वेरिएबल पे डिपेंड होती है। और वो सिस्टम के वेरिएबल कौन है, वो है प्रेशर, वो है वॉल्यूम, वॉल्यूम, वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर, वो है मास। मास और डेंसिटी। ये सारे वेरिएबल्स हैं। डेंसिटी भी ना? हाँ, ये सब ना वेरिएबल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, समझ में आया? हाँ कि समझ गया। सिस्टम होगा कि नहीं। अब इसी से तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल सिस्टम भी बोल सकते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें, माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो, अच्छा सॉरी मैक्रो लिखा है। मैक्रो मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम कितना भी हो, तो उसकी सारी स्टडी को एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी रिलेशन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझ में आया? हाँ अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, इंटेंसिटी एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, इंटेंसिव वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी कोई वेरिएबल जो किसी और चीज पे डिपेंड ना हो, तो खुद अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए काफी है, लाइक टेम्परेचर।
जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास अगर आधा लीटर पानी हो या 1 लीटर पानी, अगर तुम उसको बॉईल करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस। चाहे आधा लीटर पानी हो या 1 लीटर, वो तब बॉईल होगा जब उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 लीटर। मैं क्या बोलूंगा, ये जो टेम्परेचर है वो क्या है? इंटेंसिव वेरिएबल है। समझ में आया? हाँ इंटेंसिव वेरिएबल ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इसके बारे में हम लोग और अच्छे से केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो ये रिपीट होने वाला है। तो अब तुम लोग बता सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? इंटेंसिव का उल्टा, वो प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे निर्भर करती है, जैसे मास। मास क्वांटिटी पे निर्भर करती है कि नहीं? डेंसिटी, हाँ है ना? ये क्वांटिटी पे निर्भर करती है। जैसे 1 किलो चावल है तो उसको पकने में कम टाइम लगेगा, अगर 10 किलो चावल है तो उसको पूरा दिन लग जाएगा। यानी मास बेस पर बदलाव होने में टाइम लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव वेरिएबल। सर, वेरिएबल इंटेंसिव क्या का होते हैं? वो वेरिएबल अपने प्रेशर, एग्जांपल, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो है सब है। हाँ बोलो। इंटेंसिव का एक वापस एग्जांपल बताना। इंटेंसिव का पहले टेम्परेचर देखें, दूसरा वॉल्यूम तो नहीं ले सकते, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी ले सकते, हीट। हीट एक अच्छी एग्जांपल हाँ है ना? ये ट्रांसफर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट से एब्जॉर्ब होती है और रिलीज होती है। हाँ, लेकिन क्वांटिटी में निर्भर करती है, नहीं ले सकते। एनर्जी को ले सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो अनकाउंटेबल हो, क्वालिटी बेस पे निर्भर हो। मेरे पास तो टेम्परेचर ही है। लेट्स सी, देखें इसके अंदर कोई और एग्जांपल दिए। देखो लिखा है, वी नोटिस दैट प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर बोथ आर कंपार्टमेंट, दिस आर इंटेंसिटी। अरे मिल गया ना, बोल रहा प्रेशर, प्रेशर है इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। तुम थोड़ा सा पानी हो या ज्यादा पानी हो, प्रेशर हमेशा हर एक चीज पे इक्वल लगता है, बराबर लगता है ना? दूसरी हाँ डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोले तो मास अपन वैल्यू। हर एक चीज की जो डेंसिटी होती है, थिकनेस, वो थिकनेस उसके अंदर उसके मास और वॉल्यूम को बताती है, बरोबर? ये चीज भी कैसे होती है? क्वालिटी बेस पे निर्भर करती है, ना कि क्वांटिटी पे। ये चीज को बोल रहा है। सर, और इधर एक इसमें चीज पे सॉल्व ध्यान दो, एग्जांपल में। डेंसिटी के अंदर मास और वॉल्यूम आ गया। मास और वॉल्यूम हाँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पर डेंसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। प्रेशर और टेम्परेचर को ही याद रखो, फरहान, ठीक है। ज्यादा बेटर सर, होगा। इसने इधर ये फॉर्मूला देखो, मैं मार्क करता हूँ। कौन सा? दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं, अम, मैंने सिक्योरिटी में बंद तो नहीं कर दिया? नहीं, आपने बंद नहीं किया चलो, है। कर सकते हो तुम। दिख रहा है? डेंसिटी भी है एक इंटेंसिटी प्रॉपर्टी, नहीं नहीं दिखा। तो ओके, ये है चलेगा, ना सर, मुझको बता ये दो। वाला। ये मैं बता, पूछा था कि इसने मॉड क्यों डाला इसमें। कहाँ पे? सॉल्व एग्जांपल है ना लेफ्ट में। अच्छा, ये मोड कब हाँ, ये लगता आते फॉर्मूला हैं? में। जब कोई साइन हो उसमें। जैसे देखो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है? -125। तो अगर तुमको इस साइन को हटाना है, तो साइन को हटाने के लिए तुम क्या यूज करोगे? मोड। मॉड। मोड के जरिए हम लोग कोई भी साइन को हटा सकते हैं, हाँ। नेगेटिव पॉजिटिविटी, बस और कुछ नहीं। तुमको अच्छा, फॉर्मूला बेस पे जाना है, मतलब फॉर्मूला को सर अगर छेड़ना नहीं है। माइनस क्यू, डब्ल्यू या क्यू में से कोई भी माइनस रहे तो उसको उसमें देखो मॉड डाल मोड देने क्यों का, इस्तेमाल माइनस किया है, कर। पता है क्या रीजन क्या है? देखो दोनों नेगेटिव, दोनों हाँ, नेगेटिव तो होने का प्लस हो मतलब कोई जाता वो। मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इसने हाँ मोड लगा के उस साइन को ही खत्म कर दिया। तो मैथ का मोड कब लगाते हैं? जब उसको साइन दिखाना ही नहीं है, साइन को हटाना है, सर, पर नेगेटिव साइन। फिर भी मतलब कोई एक्सेप्ट, मतलब हर बार मॉड डाले तो चलेगा ना ये नहीं फॉर्मूला। नहीं नहीं, यहाँ पे रीजन क्यों डाला? दोनों नेगेटिव साइन और न्यूमेरिकल। अगर कोई एक नेगेटिव रहा तो नहीं डालने का। तो नहीं डाल सकते क्योंकि वो पूरा डिस्टर्ब कर देगा प्रॉब्लम को, गलत आंसर आएगा। ठीक है, देखो 9 मिनट मतलब दिखा रहा अगर है। दोनों दोनों नेगेटिव रहा तो डालने का। हाँ। अच्छा, 9 मिनट है, ये अपने आप बंद हो जाएगा फरहान, जूम। तो इसमें मैं थोड़ा फास्ट जाऊं क्या? और कोई हाँ डाउट है क्या? सर, अब मेरे को आते आपसे एक डाउट भी पूछना था उसका, केटीजी का एक। एटीजी का। तो ये कर लूं क्या, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? हाँ, तो ये स्टॉप कर ये कर देता लो, हूँ। बाद में एक और वो बना अच्छा, थर्मोडायनेमिक तो एकदम लेंगे। चुटकी में बताता हूँ। देखो दो टाइप, तीन टाइप होते हैं इक्विलिब्रियम में, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल। मैकेनिकल बोले तो वर्क बेस पर, प्रेशर वॉल्यूम बेस पर अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम हो जाए, उसको बोलेंगे मैकेनिकल। केमिकल बेस पर रिएक्शन का प्रोडक्ट, मान लो 50 ग्राम रिएक्शन, 50 ग्राम प्रोडक्ट बन गया, तो मैं बोलूंगा ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, बरोबर। थर्मल बोले तो दो बीकर है, अगर दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए तो मैं बोलूंगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम। इजी है कि नहीं? तो यहाँ पर हाँ वही चीज लिखी हुई है जो मैंने रीड नहीं की। ठीक, तो ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ लिया है, और टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है नोट्स अभी मैंने पूरा कर लिया है इसको स्टडी।
आगे का मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने कॉलेज में पढ़ाया नहीं है, बाकी पढ़ा सकता हूँ। अगर करें क्या आगे का भी एक्टिविटी दी है, नहीं करना। सर कर लो, जल्दी खत्म करते हैं चैप्टर। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन, तो यहाँ पे वापस से वेरिएबल का है कि वेरिएबल बोले तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, है ना, ये सब वेरिएबल्स है। तो बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नहीं, यहाँ पे तो नहीं। एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब एज स्पेसिफिक वैल्यू। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई कंडीशन में अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब कोई पिस्टन अप एंड डाउन कर रहा है, और उस केस में जो पिस्टन की कंडीशन वो इक्विलिब्रियम, मतलब वो जितना एक्सपांड हो रहा है उतना ही कंप्रेस हो रहा है, बरोबर। तो ऐसे केस में हाँ। उस केस को हम लोग को समझाने के लिए बहुत स्पेसिफिक वैल्यू की इस्तेमाल करेंगे। वो स्पेसिफिक वैल्यू ही स्टेट वेरिएबल होती है। और स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? यही तो होते हैं जो बार बार पढ़ रहे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, हाँ, मास। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, अब डेंसिटी। यहाँ पर एक कंडीशन है, पूरे, और कोई बलून अचानक में बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, तो बलून से हवा निकलने लगी। बलून से जब हवा निकलेगी तो ये जो बलून है, सॉरी ये जो फुटबॉल है, वो क्या होगा? चपटा अच्छा होने जाएगा। लगेगा। चपटा हाँ। होगा तो फैलेगा, फैलना मतलब एक्सपांड होगा, एक्सपांशन होगा, करेक्ट। अब ये पंचर हमने तो किया नहीं, और इस केस में जो हवा निकली वो स्टार्टिंग में फास्ट निकलेगी, फिर जैसे जैसे वो चपटा होगा बलून, वैसे वैसे हवा धीरे धीरे स्लो होते जाएगी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी केस में जो हवा निकल रही है, जो अचानक में पंचर हुआ है ये फुटबॉल, ये इक्वली नहीं हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम। तो मैं कभी बोलूंगा कम, यहाँ हाँ। पर कंडीशन नॉन इक्विलिब्रियम है कि यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, वो बदल रहा है कंटिन्यू। टेम्परेचर तो नहीं है, प्रेशर, वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट। वॉल्यूम में का जो चेंज है वो बराबर नहीं है, वो डिफरेंट जा रहा है। एक और एग्जाम्पल है, तो मान लो तुम्हारे पास बलून है और गलती से बलून को तुमने यहाँ से होल्ड कर दिया। अब जो हवा निकलेगी बलून से स्टार्टिंग में बहुत फास्ट निकलेगी, पर जब बलून छोटा हो जाएगा तब हवा स्लो हो जाएगी। इसका मतलब बलून से निकलने वाली जो हवा है वो सेम नहीं है, यानी प्रेशर प्रेशर कम सेम हो गया नहीं है। उसका, हाँ। यस, तो मैं बोलूंगा ये नॉन इक्विलिब्रियम है। केस में इक्वालिटी नहीं आ रही है, बदलाव आ रहा है। शुरुआत में और एकदम सर रेपिड हो रहा इक्विलिब्रियम का ऐसा कोई लाइफ एग्जांपल? है। इक्विलिब्रियम का लाइव इक्विलिब्रियम का एग्जांपल बोलते हैं कि जितने भी डेली लाइफ जो होते रहता है इक्विलिब्रियम में, यानी कोई चीज का स्थिरता में रहना, एकदम बराबर होना, इंस्टेंट ना। हाँ हाँ। सेम होना, आइडेंटिकल होना। इंस्टेंट केस नॉन इक्विलिब्रियम में होता है। जितने भी रियल लाइफ एग्जांपल है ना, वो सारे नॉन इक्विलिब्रियम ही है। और हमारे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना लैब में, जैसे मेडिसिन बनाना, तो मान लो तुमने एक आलू लिया, घर में अम्मी खाना बना रही, ठीक है, तो मान लो अम्मी ने आलू लिए 1 किलो, और जब उन्होंने खाना बनाया तो तुम लोगों ने वापस से उस आलू का वेट किया जो खाने में यूज हुआ। तब तुमने वेट किया तो क्या पता चला ये हो तुमको गए। कि जो आलू है वो 0.9 किलोग्राम होगा, यानी 1 ग्राम पूरा गायब है आलू का। समझे? तो इस केस में क्या समझ में आ रहा है कि तुमने अगर 1 किलो यूज किया तो अप्रोक्सीमेटली 1 किलो तुमको मिल ही चुका है। साइंस क्या बोलता है, प्रैक्टिकली अगर देखो तो कोई भी चीज तुमको पूरी की पूरी मिल नहीं सकती, हाँ, पर वो साइंस क्या बोलता है, अगर अप्रोक्सीमेटली भी आ रही है तो उसको कंसिडर कर आपको पूरा मिलता है। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, ये इक्विलिब्रियम, आपने जितना रिएक्शन लगाया उतना ही आपको पूरा प्रोडक्ट मिल गया, बरोबर। तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम केस। पर इन रियलिटी इक्विलिब्रियम कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आया? तो एक्सेप्शन हाँ। ऑलवेज रहेंगे साइंस में, पर ये रियलिटी को मत मानना, क्योंकि हम आइडियोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने में। Similarly, a mixture of petrol vapor in cylinder in automobile engine, क्या होगा, एक इंजन में अगर ये पेट्रोल डालते हैं ना तो अंदर ना एक्चुअली एक्सप्लोजन होता है पिस्टन के अंदर, और वो एक्सप्लोजन क्या करता है, इतना ज्यादा स्पार्किंग करता है, वो पिस्टन को एकदम जोरदार फेंकता है एक्सपांड करने के चक्कर में। फेंकने के बाद क्या होता है, वो जो इंजन में जो गैस बनती है वो एक पाइप के जरिए पिस्टन के साइलेंसर से निकल जाती है, फिर वापस एक पेट्रोल आता है। जब पिस्टन जितनी जोर से ऊपर गया है, जारी बात है उतनी इक्वल है अपोजिट फोर्स, तो वापस नीचे वो आता है वो, तो वो पेट्रोल वो डीजल को वापस वो पुश करता है। इतनी जोर से वो पुश करता है ना कि वो पेट्रोल फट जाता है, एक्सप्लोड करता है, आग लग जाती है उसमें। वापस से उसको फेंकता है। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम हो रहा है या नॉन इक्विलिब्रियम? अगर देखा जाए तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंजन में होने वाला जो प्रोसेस है इक्विलिब्रियम लग रहा है, बरोबर बरोबर। पर जो स्पार्किंग हो रही है, स्पार्किंग मतलब जो जलाव हो रहा है, वो जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम हो सकता है, कभी आग ज्यादा लगे, हो सकता है कभी आग कम लगे, करेक्ट। चिंगारी जल्दी शुरू हो, चिंगारी कम लगे। स्पार्किंग मतलब जो अचानक में वो आग लगती है ना, चिंगारी थोड़ा सा करंट से निकलती है, उसको बोल रहा है। पर वो चीज इक्विलिब्रियम नहीं होगी। पर जो पिस्टन का अप एंड डाउन हो रहा है वो इक्विलिब्रियम होगा, कि जितनी जोर से वो मारेगा
डीजल को, उतनी जोर से वो पिस्टन अपोज भी करेगा, टूट भी जाएगा उससे। समझ में आया? अब ये स्पार्किंग इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, वो क्यों सेम नहीं है? बिकॉज टेम्परेचर प्रेशर ये हमारे हाथ में नहीं है। इस बेस पे जो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से स्पार्किंग चिंगारी है वो जल्दी भी निकल सकती है, लेट भी निकल सकती है। सब सिस्टम विच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ स्टेट वेरिएबल। तो हम ऐसे सिस्टम को स्टेट वेरिएबल से डिस्क्राइब नहीं कर सकते जो इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? अरे प्रॉब्लम है, जो चीज इक्विलिब्रियम नहीं हम नहीं बता सकते क्या उसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर साथ में काम कर रहा है कि नहीं, क्या सब चीज एक जैसी है कि नहीं, बरोबर ना? लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की स्टडी कब करते? जब चीज इक्विलिब्रियम होती है, तब मैं बोलूंगा प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो समझाऊंगा, तुमको समझ में भी आएगा। पर चीज बराबर ही नहीं है तो उसको समझाना मुश्किल है मेरे लिए। मैं कैसे बताऊंगा अभी वॉल्यूम इनिशियल है, अभी वॉल्यूम फाइनल है? हर चीज इक्विलिब्रियम ही नहीं है। अभी इतना प्रोडक्ट बना, अचानक और प्रोडक्ट बनने वाला है, समझे? तो ये सारे इश्यूज आएंगे। इन सिंपल वर्ड, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट। थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम किसकी स्टडी के लिए करते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट की स्टडी करने के लिए करते हैं, यानी आइडियल स्टडी के लिए, प्रैक्टिकल स्टडी के लिए नहीं करते हैं इसकी स्टडी। समझ में आया? तो मैथमेटिकली द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये तो फिजूल का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बरोबर? तो हमें यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि टाइम कम दिख रहा है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ तुम लोग को? बाकी मैं पार्ट इक्वेशन वाला बाद में करा दूंगा, ठीक है? कुलसुम क्लियर है यहाँ पर? उनको डाउट Yes, था sir. उसका, बोलो। वो मेरे को एक डाउट है वो केटीजी का। एटीजी का टाइम अगर हो जाता तो ठीक है, वरना अपने आप ये बंद हो जाएगा। सर मीट पे बना लो ना एक रूम, क्या चीज? मीट गूगल मीट पे एक रूम बना लो ना। अरे वापस से फिर चालू करो, वापस कनेक्ट करो का। सर इससे कम टाइम में नहीं होगा वो। मैं, हाँ पता है, चलो जितना है उसमें देख लेते हैं ना। कौन सा पार्ट इसमें डाउट है क्या? एक मिनट, जब मैंने नहीं फोटो सर, लगा। क्वेश्चन टाइप। तो क्वेश्चन है, हाँ ईटी का होगा तो नहीं बताऊंगा। नहीं, टेक्स्ट बुक का ही है। अच्छा टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये अपन बंद होने वाला है तो मैं वहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है कुलसुम? तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं इसको, ओके? तो अगर तुमको ज्वाइन करना है तो तुम आ सकते हो, बाकी लेक्चर हमारा खत्म हो गया, ठीक है? ओके, चलो फिर नेक्स्ट डायरेक्ट मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और टेस्ट भी देना है, तुम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो, टेस्ट भी आप दो, ठीक है?